हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण गर्ग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं केवल आपके लिए कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी 9 और 9C के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 9 और 9C के बारे में ये पढ़ेंगे कि 9 और 9C किसके ऊपर अप्लीकेबल होती है, 9 9C का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो और लास्ट में हम एक इसकी एग्जीक्यूटिव समरी को कवर अप करेंगे, जस्ट ए रिकैप जो भी हमने इस पूरी ड्यूरेशन में आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग सीखने वाले हैं। हम इसका 5 से 10 मिनट में इसका समराइज करेंगे लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के एंड में। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आप इसमें साथ में लॉ की रीडिंग्स भी सीखेंगे कि बेयर एक्ट को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। मैं आपको वो भी इस वीडियो में साथ के साथ कवर अप करके बताऊंगा। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट से। तो मैं इसमें आपका बेयर एक्ट ओपन कर लेता हूं कि हम लोग इसमें गाइज ये है हमारा बेयर एक्ट जो हमें बताता है कि लॉ की क्या पॉइंट्स हैं क्या नहीं हैं। होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी गाइज। लेट मी चेक इट आउट। यस, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है गाइज। तो गाइज ये है आपका बेयर एक्ट जो कि कवर अप करता है सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न। हम जीएसटी 9 को एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं। तो जीएसटी 9 का दोस्तों इतना छोटा सा ये मतलब 3 से 4 पैराग्राफ में ही हमारा कवर अप होता है, जो लो बताता है कि जीएसटी 9 किसके ऊपर अप्लीकेबल और किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। और इसके कोरस्पॉन्डिंगली इसके साथ जो रेलेवेंट रूल है, रूल नंबर 80, वो भी हम रीड आउट करेंगे। तो हम इसको बेयर एक्ट को रीड कर लेते हैं सबसे पहले। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than an input service distributor, a person paying a tax under section 51, 52, a casual taxable person, and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the annual return with the audited financial statement for every financial year electronically। तो गाइस मेरे को समझ में आ चुका, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम इसको बड़े आसान तरीके से डायरेक्ट की रीडिंग को पढ़ते हैं। तो गाइस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक वर्ड पैड में इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा 5 लाइंस में बताया गया है जीएसटीआर 9 के बारे में और 9C के बारे में। अब हम बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे करेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। तो गाइज कभी भी आपको बेयर एक्ट की रीडिंग करनी हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप उनको पॉइंट्स में ब्रेक कर लीजिए। ये आपके साथ साथ सीए एग्जाम्स के लिए भी काफी फ्रूटफुल होने वाला है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, उसको कैसे मेमोराइज करना है, उसकी इंटरप्रेट कैसे करनी है, वो इसमें आपकी मदद करने वाला है। और ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी काफी फ्रूटफुल साबित होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कवर करके चलेंगे 9 और 9C के बारे में। तो गाइज आइए अब हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। जो अभी हमने वन शॉट में पढ़ा था अब हम उसको ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइस सेक्शन 44 हमें क्या बताता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 44 कौन से एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो गाइस ये बताता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि 9 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसके लिए है। अब इनमें से इसने क्या एक्सक्लूजन डाली, अदर देन, यानी कि इनके लिए नहीं, किसके लिए नहीं है, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएसटी। और जो बंदा सेक्शन 51 और सेक्शन 52 में टैक्स लाइबल पे करने के लिए लाइबल है। सेक्शन 51 और 52 किसके लिए हैं, टीडीएस और टीसीएस के लिए, जिन्होंने उस टीडीएस और टीसीएस में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो टीडीएस और टीसीएस की बात हो रही है जीएसटी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, ना कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो जो सेक्शन 51 और 52 में टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस जिसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको जीएसटी 9 नहीं भरनी है। उसके बाद एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी 9 फिलअप नहीं करनी है। तो ये गाइस इसकी एक्सेप्शन हो गई। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन में कौन कवर अप नहीं होंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर,
जिसके ऊपर सेक्शन 51 और 52 अप्लाई होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। तो गाइस ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, इन 5 ये इसकी एक्सेप्शन हो गई कि जिसको GST 9 नहीं भरने। तो ये एक याद करने का तरीका है कि सारे रजिस्टर्ड पर्सन इन 5 को छोड़ के सबको 9 भरनी है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेल फर्निश, फर्निश करेंगे। क्या फर्निश करेंगे, एक एनुअल रिटर्न को फर्निश करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हो गए, दीज आर द कीवर्ड, सेल्फ फर्निश एंड एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या इंक्लूड करेगी, विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो गाइज यहाँ पे आपकी देखोगे GST 9 की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी 9C की बात हो रही है। तो गाइज अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, लो में तो कहीं नहीं लिखा GST 9 एनुअल रिटर्न को हम 9 बोलेंगे और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को हम 9C बोलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो रूल्स वगैरह है उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अभी हम एक्ट रीड आउट कर रहे हैं, तो हम अभी आगे चलते हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन 5 रजिस्टर इनको छोड़ के फर्निश करेंगे एक एनुअल रिटर्न एंड ए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विच में इंक्लूड, इन्होंने क्या यूज किया है, में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो क्या कराएगी, रिकंसाइल कराएगी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने डिक्लेयर करी है रिटर्न्स के अंदर। जो गाइस हम GST 1 और 3 भी फर्निश कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर फाइनेंशियल ईयर, जो वैल्यू हमने उसमें डिक्लेयर करी है उसको किसके साथ रिकंसाइल कराएगी, विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दीज 5 फर्निश करेंगे एक एनुअल रिटर्न और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कैसे फर्निश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करेंगे। कब फर्निश करेंगे, विद इन अ सच टाइम, उस समय में करेंगे, उस फॉर्म में करेंगे और उस मैनर में करेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया गया। अब ये कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया होगा गाइस, ये प्रिस्क्राइब किया गया है आपका रूल 80 में। अब ये रूल 80 हम पढ़ लेते हैं। मैं रूल 80 में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसमें आपके अभी 2 प्रोवाइजो इसमें छुड़वाए हैं। ये आपके इसमें 2 प्रोवाइजो मैंने छुड़वा दी हैं, जो हम आपका रूल 80 कवर अप करने के बाद पढ़ेंगे। तो गाइड, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका CA एग्जाम के लिए भी आपका काफी फ्रूटफुल होने वाला है। जो बंदे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बंदे अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनको कोई PPT बनानी है या कोई ट्रेनिंग सेशन देना है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है फ्रूटफुल सक्सेस होने वाली है। कि उन्हें किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, कैसे ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करना है, उन चीजों में भी ये वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी फॉर बिगनर्स स्पेशली। रूल 80, अब रूल 80 पे हम लोग आपका चलते हैं। तो गाइज ये है सेक्शन 44 के जो रेलिवेंट रूल 80 जो प्रिस्क्राइब किया गया है एनुअल रिटर्न। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, ये जो है सेक्शन 44 के रेलिवेंट में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो गाइज हम इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं रूल्स के नंबर से, उनके रूल्स के चैप्टर से। जो इसका इंडेक्स दिया हुआ है उसमें लिखा होता है ये चैप्टर इस चीज के लिए है, ये चैप्टर इस चीज के लिए है। ऐसे ही आपके एक्ट में भी लिखा होता है। जैसे मैं आपको एक्ट दिखाता हूँ, एक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये देखिए, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा हुआ है, ये आपका ये है। इस तरीके से आपका आप देखोगे सेक्शन 44 में आपका एनुअल रिटर्न को कवर अप किया गया है। इसी तरीके से आप रूल्स में भी देखोगे तो रूल्स में भी आपको सेम इसी तरीके से मिलता है। और जब हम जाएंगे तो आपको रूल्स 80 मिलेगा एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग में। तो अब हम इसको डिटेलिंग कर लेते हैं। तो जैसे आपने सेक्शन 44 में पढ़ा था, सेम अकॉर्ड ऐसे ही यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज यूज किया गया है। जैसे कि आप देखोगे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, किनको, इन 5 को छोड़ के। यहाँ पे एक चीज और ऐड किया गया है, अदर देन दोज रेफर टू इन द सेकंड प्रोवाइजर। ये अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। उसके आगे जो ये 5 आपके दिए हुए वो सेम है आपके IST इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 51 52, इन 5 प्लस 1। तो आपकी कितनी एक्सेप्शन होगी गाइस, जिसके ऊपर जो रजिस्टर्ड पर्सन से बाहर हो गए 49 और 9C के लिए ये 6% आपके 990 से बाहर हो गए हैं। तो ये क्या करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन,
फर्निश करेंगे, जैसा हमने पढ़ा था, क्या करेंगे, एक एनुअल रिटर्न किसके लिए, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो गाइज आपने यहाँ पे पढ़ा था, हमने आपको यहाँ बढ़ाया था कि क्या करेंगे, किस टाइम में भरेंगे, किस फॉर्म में भरेंगे और किस मैनर में भरेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो आप देख रहे हैं, एक चीज की बात हुई है, किस चीज की, पीरियड की ड्यूरेशंस की बात हुई है कि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की भरी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली। वहां भी आपका लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली भरेंगे। कौन से फॉर्म में भरेंगे, अब आपने यहाँ पर रहा था कि कौन सा फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म होगा गाइस, फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर भरेंगे। अब इसने लिखा विद इन द सच टाइम, यानी कौन से समय में भरेंगे, ये भरी जाएगी आपकी ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ द दिसंबर। ये कौन सा दिसंबर होगा, फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या आपका, इसका मतलब ये है गाइस, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 22 में। तो जो मार्च 22 के बाद इसने क्या लिखा, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मार्च 22 के बाद जो दिसंबर आएगा, यानी कि दिसंबर 22 विल बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब ये भरी कैसे जाएगी, थ्रू द कॉमन पोर्टल, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अब ये कॉमन पोर्टल कौन सा है, ये कॉमन पोर्टल आपका जीएसटी का है, gst.gov.in, जिस पे जाके आप लॉग इन करोगे और फिर आप फाइल करोगे। या तो इसने लिखा आप डायरेक्टली भर दो, या किसी फैसिलेशन सेंटर के द्वारा आप जाके भर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ने कमिश्नर ने नोटिफाई किए हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है ये जो रूल्स हैं, रूल्स क्या बताएंगे हमें, टाइम बताएंगे, फॉर्म बताएंगे और मैनर बताएंगे। यानी अभी तक हम क्या चीज पढ़ चुके हैं, टाइम पढ़ चुके हैं और फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब मैनर बताएगा, प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कि किस तरीके से 99C भरी जानी है, क्या है। तो 99C का जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लेआउट कर दिया इन्होंने फॉर्म 9 के अंदर। तो जब हम फॉर्म 9 का लेआउट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको भरा जाएगा। उसकी डिटेलिंग मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, बट मैं इसमें आपको बेसिक बता दूंगा कि फॉर्म 9 आपकी ये चीजें कवर अप करके चलता है। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है फॉर्म 9 भरेंगे। इसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन, आपको पता है कि दो तरीके के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है, एक कंपोजिट टैक्स पेयर होता है। कंपोजिट टैक्स पेयर जो आपका टोटल टर्नओवर बेस्ड का 1%, 3% जो आपका टर्नओवर पे टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, जिसके लिए आप CMP 08 वगैरह से रिटर्न वगैरह आप अपनी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हो। तो वो आपकी 9A में उनके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है 9A। ये आपका जो सेक्शन जो रूल है 1A, इसमें में रूल 80 का सब रूल है, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये 2021 के लिए सिर्फ इसमें ड्यू डेट बताई गई है। जैसे आपका एक यहाँ पे जनरल ड्यू डेट बताई गई है 31 दिसंबर, यहाँ पे 2021 के लिए ड्यू डेट बताइए कि ड्यू डेट 2021 के लिए क्या होगी। सिमिलरली आपका सेक्शन जिसके ऊपर 52 अप्लीकेबल होता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है, वो अपना फॉर्म 9B के अंदर आपका एनुअल रिटर्न को फाइल करेंगे। अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ये वही 6 कैटेगरीज आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी थी, अदर देन से लेके टैक्सेबल पर्सन तक, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन तक। तो यहाँ भी वही सेम चीजें कवर अप की गई हैं। यहाँ पे एक नई आपने पढ़ा था, यहाँ पे 5+1, यहाँ पे आप देखोगे 5+1+1। तो ये आपकी किसके लिए बात करेगा, हुज एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि यहाँ पे बात करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट की। एक इसने ब्लैंकेट एग्जाम्पशन दे दी कि ये जो रेगुलर टैक्स पेयर है, ये उनके लिए एक ब्लैंकेट प्रोविजन है कि इनको 9C भरने की रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपकी एक्सेप्शन 9C के लिए है, 9 के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे हुज एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़। यानी कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ है, उसको 9C भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सीड्स 5 करोड़, यानी कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उसको 9C मैंडेटरीली भरनी है। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, उसको 9C भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आगे यही लिखा है, shall also furnish a self certified reconciliation statement। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे को कैसे पता है कि 9 रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्म 9C है। तो गाइज आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। वो कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म 9C होगा। और ये भरा जाएगा आपका एनुअल रिटर्न के साथ भरा जाएगा। और इसकी भी ड्यू डेट क्या होगी गाइस? इसकी भी ड्यू डेट्स होगी आपकी 31 दिसंबर। वही फाइनेंशियल ईयर, सेम आपकी लैंग्वेज रिपीट हुई है जो ऊपर लिखी हुई थी, फर्क इतना है केवल इसमें एक कंडीशन ये ऐड करिए। तो आपकी कंडीशन कितनी होगी गाइस? 5 + 1 + 1, टोटल 7 कंडीशन आपकी अभी तक की हो गई है। तो गाइज आपने देखा कि जैसे 9C के लिए आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट डिसाइड करी गई है, और ये जो मैंने आपको 1 + 1 बताया है, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन 9 के लिए भी है? अब हम पढ़ते हैं। क्या गवर्नमेंट ऐसे ही कोई भी टाइम फॉर्म दे देगा? अब आप देखना, आप एक्ट में जाओगे, यहाँ पे आप सेक्शन 44 सर्च कर लीजिए एक बार। हम 44 में आ गए। तो गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जितना हमने पढ़ा लो, यहाँ तक गवर्नमेंट के पास कोई पावर के बारे में नहीं बोला गया है कि ये बंदे आपकी 9 नहीं भरेंगे। यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पावर विड्रॉ करी कि हम उन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर देंगे फ्रॉम, क्या लिखा है यहाँ पे, एनुअल रिटर्न से। यहाँ पे कहीं भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एनुअल रिटर्न यूज हुआ है। तो गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को किसी भी कंडीशंस के बेस पे आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करती आ रही है 17-18 से लेके 21-22 तक। आप देखोगे ये जो कंडीशन है गवर्नमेंट ने, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 21-22, उसके लिए भी इशू करा है। उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, नोटिफिकेशन नंबर 10/2022। तो यहाँ पे ब्लैंकेट प्रोविजन दिया गया है फाइनेंशियल 21-22 के लिए, 2 करोड़ तक की लिमिट डिसाइड करी गई है। अब नोटिफिकेशंस भी मैं आपको बताता हूँ पढ़ते कैसे हैं। अब आप देखोगे इसका जो स्टार्टिंग फेज है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred by the first proviso to section 44। अब ये फर्स्ट प्रोवाइजो क्या था गाइज? मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 प्रोवाइजो बाद में पढ़ाऊंगा। तो गाइज ये फर्स्ट प्रोवाइजो है जिसमें गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकती है एनुअल रिटर्न भरने से। तो उसी नोटिफिकेशन से, उसी प्रोवाइजो से इन्होंने पावर विड्रॉ करी, और ये नोटिफिकेशन को इन्होंने पब्लिश किया। और इन्होंने जिसकी भी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 21-22 में 2 करोड़ तक की है, उसको एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दी कि आपको 9 भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइज अब अपने पास कंडीशन कितनी हो गई टोटल? अब आप चेक करोगे तो कंडीशंस हमारे पास आपकी 5 + 1 + 1, इसके लिए 4 GSTR 9। ओके गाइस। एंड कंडीशन फॉर 9C के लिए आपकी क्या है? सेम आपकी 5 + 1 + 1 फोर 9C के लिए आपकी कंडीशन है। आपकी जो ये है पहली 5 + 1 है, ये दोनों के लिए सेम है। जस्ट आपका डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे। ये जो 1 है आपका, एक आपकी जो टर्नओवर लिमिट डिसाइड करता है, थ्रेशोल्ड जो लिमिट है आपकी, ये आपकी डिसाइड करता है गाइस अप टू 2 करोड़। यानी कि जिसकी टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 2 करोड़ तक की है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है फ्रेंड्स 10 बेस्ड टर्नओवर, ना कि GS10 बेस्ड टर्नओवर। तो कंपनी लेवल पे हम टर्नओवर देखेंगे, GST के टर्नओवर देखेंगे, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्नओवर देखेंगे। तो जिसकी भी GST की टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है, उसको 9 भरने के लिए वो लायबल है मैंडेटरी। जिसकी कम है उसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करिए आपकी अप टू 5 करोड़ तक की। सिमिलरली एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये था गाइज अपना 9 और 9C के बारे में एक बेसिक सा लो जो हमने अभी तक पढ़ा है। और रूल 80 में अभी हमारा थोड़ा सा पढ़ना बाकी रहता है। आगे क्या है रूल 80 में हम वो भी देख लेते हैं। गाइज हमने रूल 80 के 3 सब रूल्स पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम 3A पढ़ेंगे। 3A में भी केवल 9C के लिए, जैसे आपका 1A इंसर्ट किया गया था 9 के टाइम लिमिट के लिए, वैसे ही 9C के टाइम लिमिट के लिए आपका 3A इंसर्ट किया गया। और 2021 के लिए आपको पता था कोरोना का टाइम था, तो इन्होंने एक जस्ट एक टाइम लिमिट आपको एक्स्ट्रा दिया है कि आप फरवरी 2022 तक भर सकते हो।
नीचे ये जो आप देख रहे हो ये का इस सेक्शन में 2017 से लेके जब से एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और आज तक कितनी अमेंडमेंट्स आई है नीचे वो इन्होंने कवर अप किया है। तो गाइज ये अपना एक 1 2 3 4 5, तो ये अपने 5 पैराग्राफ्स हैं रूल्स 80 में, जो 9 और 9C के बारे में हमें एक बेसिक्स बताते हैं कि कौन इसको भरने के लिए लायबल है और किसको एग्जम्पशन है भरने से। तो अभी तक का हम इतना समराइज करते हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट होगा और प्रैक्टिकल स्टडीज के लिए भी रेलेवेंट होगा और कहीं ट्रेनिंग सेशंस आपको देने हैं उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। तो विच सेक्शन और द रूल्स और द प्रोविजंस, अब क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं, प्रोविजंस इन CGST एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस डील्स विद द एनुअल रिटर्न। तो गाइज इसका आंसर क्या दोगे अब आप? इसका आंसर आपका इसका आंसर आपका क्या बनेगा गाइज? सेक्शन 80, सेक्शन सॉरी 44 एंड रूल 80 आपके डील्स करते हैं विद द एनुअल रिटर्न। ये आपका आंसर इसमें बनेगा। अब इसमें सेकंड आंसर क्या बनेगा? हु आर लायबल टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न। अब आपका क्वेश्चन ये आता है, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को कौन बताएगा? हम इसको मिलके सॉल्व करेंगे गाइज। अब हम फिर से लो को एक बार रिकैप लेते हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो कौन लायबल है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ही भरने के लिए आपका लायबल है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन आर लायबल टू। अब एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करके आओगे तो आपको स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे। लायबल टू फर्निश एंड एनुअल रिटर्न। अब आपने आपने इसकी एग्जाम्पशंस का बताया था मैंने आपको, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5+1 1+ के एग्जाम्पशन है। तो आप इसको कैसे नोट डाउन करोगे? हाउ एवर द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन्स आर नॉट लायबल टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न। कौन कौन है गाइज? अब हमने पढ़ा था ISD नहीं है। सेकंड कौन है गाइज? देख लेते हैं। जो सेक्शन 51 और 52 में कवर अप होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51 गाइज अप्लीकेबल होता है TDS, जो बंदा लायबल टू डिडक्ट है अंडर GST। ठीक है गाइज। सेक्शन 52 में हमारा कवर अप होता है जो बंदा TCS लायबल टू कलेक्ट है अंडर GST नॉट इन इनकम टैक्स। थर्ड कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। गैस टैक्सुअल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं, इसकी आपको डिटेल नोटिंग मिल जाएगी सेक्शन 2 में, और इसके शायद कोरस्पॉन्डिंगली सेक्शन दिया हो सेक्शन 30 ऑफ GST एक्ट की। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैं आपको स्मॉट में बता देता हूँ, जो एग्जीबिशंस वगैरह में या कहीं ट्रेड फेयर्स वगैरह में जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो अपना गुड्स वगैरह ले जाते हैं या वहाँ पे सेल कर देते हैं उस स्टेट में जहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ दैट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जिसको टेम्परेरी GST रजिस्ट्रेशन लेना है। ये 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसके बाद कौन है? जो कि आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, उनको भी आपको नहीं भरनी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो गाइज ये आपकी 5 कंडीशंस हो गई हैं जो आपको 9 नहीं बने, और मैंने कितना बताया था आपको? 5+1+1। ये आपकी 5+1 और ये 5+1 आपकी कॉमन रहेंगी दोनों के लिए। अब गाइज ये जो आपका +1 है ये क्या रहेगा? ये आपका रहेगा जो +1 में आपको बात बता रहा था, ये जो +1 आपका रहेगा, इसको अब हम एक बार +1 कंडीशन, इसने अब आपने रूल्स 80 पढ़ा था तो वहां पे लिखा था अदर देन दोज रेफर टू इन द सेकंड प्रोवाइजो। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड प्रोवाइजो के बारे में हम आपसे डील करेंगे। अब इस सेकंड प्रोवाइजो देख लेते हैं कि सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है। तो गाइज ये है सेकंड प्रोवाइजो आपका,
ये बोलता है आपका, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज है जिनका ऑडिट सीएजी वगैरह किया जाता है, उनको 9 और 9C भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यही इसमें लिखा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि इस सेक्शन में जो भी ऊपर लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? तो एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन तीनों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या लगाई? खोज बुक्स ऑफ अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हम सीएजी भी बोलते हैं, आप सबको पता ही है। तो जिनके अकाउंट सीएजी द्वारा ऑडिट किए जाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के, उनके ऊपर 99C का प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं। और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी लोकल अथॉरिटी के अकाउंट किसी भी लॉ के अंदर ऑडिट होते हैं तो उसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइज ये थी हमारी 6th एग्जाम्पशन जो हमने प्लस प्लस करके पढ़ी थी, लोकल अथॉरिटी। इसके बाद गाइज अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पशन आती है। इसमें हमारी दो तरीके से है, ये हमारे लिए कॉमन था। ये होगा फॉर GSTR 9 के लिए हमारी जो थी कंडीशन, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसके लिए हमने बात करी थी, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी? अप टू 2 करोड़। हमें उन रजिस्टर्ड पर्सन को आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहाँ आपका कवर अप किया गया था? लॉ में तो था नहीं है। ये आपका नोटिफिकेशन कवर अप की गई थी आपकी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन का नंबर 10/2022। ये आपका 21-22 के लिए आपको कवर करता है, फॉर फाइनल 10/2022, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। और फॉर GSTR 9C आपका क्या बोलता है गाइस? थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी डिसाइड की गई है अप टू, कोई बताएगा मेरे को? 5 करोड़। यानी कि जिसकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, जीएसटी की टर्नओवर 5 करोड़ है या उससे कम है, उसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहाँ पढ़ा हमने? ये हमने CGST रूल्स में हमने पढ़ा, रूल नंबर 80 में हमने ये चीज कैच करी थी। और रूल 80 के कौन से सब रूल में कैच किया था? 3 में हमने कैच किया था, जहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी। तो गाइस इस तरीके से हम लो को भी याद कर सकते हैं। अब आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? अब ये आता है कि इन विच फॉर्म जीएस एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर तो बड़ा ही आसान है। जो एनुअल रिटर्न होगी हमारी, वो हमारी आपकी GSTR 9 में भरी जाएगी। और जो आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपकी GSTR 9 से है। गाइज जब मैं आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में लो पढ़ा रहा था, तो इसमें एक आपने वर्ड पे शायद ध्यान ना दिया हो। इसमें वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ सर्टिफाइड। व्हाट इट मीन्स दैट कि सेल्फ सर्टिफाइड का क्या मतलब? इसका मतलब ये है गाइस, सेल्फ सर्टिफाइड मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C भर रहा है, उसी के खुद के सिग्नेचर्स यहाँ पे लगेंगे। यानी कि किसी भी CA के, CWA के, कॉस्ट अकाउंटेंट के साइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेल्फ सर्टिफाइड करेगा टैक्स पेयर खुद ही, और उसको पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? कोई मेरे को बता सकता है कि ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या ड्यू डेट्स होगी? जैसे कि फॉर, अब मैं ड्यू डेट्स क्या रहेंगे भरने के लिए?
ड्यू डेट्स रहेंगी गाइस जिसकी भरने के लिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, ये बनेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, फॉर जीएसटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर 9 एंड 9C बोथ। ये हमारे इसमें बेसिक क्वेश्चंस के आंसर थे, ये हमारा इसके बारे में सारा का सारा लो था। अब हम मूव ऑन करेंगे गाइस। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये वाली फाइल मैं आपके साथ गाइस शेयर भी कर दूंगा। आप हमारे साथ नीचे लिंक में आप हमारे देख सकते हो, ये आपको मिल जाएंगे। मैं ये वाली फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं गाइस। एक बेसिक लेआउट 9-9C का हम देख लेते हैं कि 9-9C में क्या कवर अप होता है। तो गाइस आप इसमें देखोगे GSTR 9 में आपके टोटल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे फॉर्म, जब भी कोई फॉर्म होगा चाहे किसी भी एक्ट का फॉर्म हो, उसमें हमेशा रेफरेंस लिखी होती है कि फॉर्म 9 किस रूल्स किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम इसको लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा रूल 80 है, उसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा भी है रूल 80, उसमें फॉर्म 9 का डिस्कशन हुआ है। तो ये एनुअल रिटर्न का फॉर्म हमारा रूल 80 से विड्रॉ निकल के आया है। तो अब इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं गाइज, यहाँ पार्ट्स में स्टार्ट हो रहा है प्लस टेबल्स में स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इस तरीके से GSTR 9 में टोटल आप चेक करोगे तो आपको टोटल 19 टेबल मिलेंगे और टोटल 6 पार्ट मिलेंगे। आप देखोगे हम पार्ट 6 में आ गए हैं और पार्ट 6 में हमारे पास टेबल ना 19 तक कवर अप होती है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सी टेबल ऑप्शनल है कौन सी टेबल मैंडेटरी है या ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। वो आपको डोज में आपको धीरे धीरे करके दूंगा। इस क्लास 1 में मैं केवल आपको एक लॉ के बारे में बताऊंगा। सेकंड लॉ, सेकंड जो इसका क्लास होगी या सो सेकंड इसका पार्ट होगा, उसमें मैं आपको डिटेल्ड आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से 990 को भरा जाएगा, कि इसमें डाटा का सोर्स क्या रहेगा, कि डाटा को कैसे फिलअप कहाँ से उठाएंगे, कैसे इसमें फिलअप करेंगे। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइज इसमें आपके 6 पार्ट है। पार्ट 1 में आपकी बेसिक डिटेल जाती है, जैसे कि आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर की भर रहे हो, कौन से जीएसटीएन के लिए भर रहे हो, क्या लीगल नेम और ट्रेड नेम है। पार्ट 2 में हम इसमें आउटवर्ड सप्लाई प्लस इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में हमने टैक्स पे किया है वो हम कवर करेंगे। पार्ट 2 में 2 टेबल दी हुई हैं। टेबल नंबर 4 दी गई है जिसके अंदर आप, जिसके ऊपर टैक्स अप्लीकेबल है वो इसमें आप भरोगे आउटवर्ड से रिलेटेड। और टेबल 5 में वो भरोगे जो एग्जाम्प्ट है एज पर जीएसटी लॉ, जिस पे आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वो सप्लाई जो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो लाइक जीरो रेटेड सप्लाई, तो वो भी आप इसमें टेबल 5 में रिपोर्ट करो। अब आपका आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपकी आईटीसी रिलेटेड डिटेल जाती है, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर थ्रो 3B क्लेम किया, थ्रो GSTR 3B क्लेम किया है, वो आप इसमें फाइल करोगे। हम इसमें वीडियो पार्ट 2 में ये भी देखेंगे कि क्या हम इसमें कोई नया इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, क्या कोई नई आउटवर्ड सप्लाई पे हम टैक्स पे कर सकते हैं। इसका मैं एक हिंट आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि ये जो होगा गवर्नमेंट रिवेन्यू प्रो चलेगा, यानी कि रेवेन्यू 9 के टाइम पे अपना बेनिफिट देखेगी। तो ये इसका एक सबसे बड़ा हिंट है। अब इसका आंसर आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जो हमारी वीडियो बनेगी पार्ट 2 में। तो आप हमारे अंत तक बने रहिए। पार्ट 2 भी आप देखिए तो आपको पता लगेगा, इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स वहां पे मिल जाएंगे। जो आपकी टेबल नंबर 6 है वो आपका आईटीसी कवर करेगी, जो हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो हमारा इसमें कवर अप होगा। आप देख रहे होंगे इसमें, जैसे आप ऑल अदर आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो लेते हो, वो सब चीजें इसमें आपकी कवर अप की गई है, जैसे कि आपका 3B में है। सेम वहां पे यहाँ पे कैप्चर किया गया है। जैसे आपका टेबल 4 है जो आपकी 3B की, जिसमें आईटीसी रिवर्सल की बात करता है, वैसे ही आपका टेबल 7 आपकी बात करता है आईटीसी रिवर्सल्स के रिगार्डिंग। इसमें अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं, वाई आर यू रिवर्सिंग एन इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये उसमें रीजंस दिए गए हैं। टेबल 8 है आपका 2A वर्सेस 3B का रिकंसिलेशन है आपका। अब आपका पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है, जो आपको ये बताता है कि आपका कितनी टैक्स की लायबिलिटी थी और उसके अगेंस्ट में आपने टैक्स पे कितना किया है, टैक्स पे कौन से मैनर में किया है, आपने कैश में कितना पे किया और
बाय क्रेडिट कितना पे किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो जाते हैं, पार्ट 5। पार्ट 5 इसमें आपका, ये आपकी टेबल 10 से लेके टेबल 14 तक कवर करता है। ये आपको आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की जो आपकी 21-22 से पर्टेनिंग करती थी, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपकी कोई भी आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाई थी, जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स में डिक्लेयर करी हैं 3B में, नॉट इन जीएसटी 1, इज टॉकिंग अबाउट 3B, तो वो आपकी यहाँ पे कवर अप की जाएगी। बाय 3B नोट 1, ये वाला पार्ट भी हम, इसकी रीजनिंग भी हम देखेंगे पार्ट नंबर वीडियो की 2 में। ये है आपका अदर इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, जो आपसे गवर्नमेंट जैसे कितना डिमांड है आपकी ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिफंड आया है, आपकी आउटवर्ड से रिलेटेड क्या एचएसएन डील करते हैं, क्या इनवर्ड से रिलेटेड एचएसएन डील करते हैं, आपने 9 लेट फाइल कर रहे हो तो आप कितना लेट फीस वगैरह पे कर रहे हो, वो सब चीजें आपकी पार्ट 6 में कवर अप होती है। तो गाइज ये था आपका जीएसटी 9 का स्ट्रक्चर। नॉट रिक्वायर्ड टू वरी, ये काफी हम हाथस में बहुत जल्दी निकल गए। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको इसके बारे में ब्रीफ आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम गाइस फॉर्म जीएसटीआर 9 के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर्म जीएसटीआर 9 में गाइस टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, हमारे इसमें 1 2 टोटल पार्ट्स है इसमें 6, और टोटल टेबल्स कितनी है गाइस इसमें 19। तो गाइज इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 19 टेबल्स को वन शॉट में कैसे याद की जाए। तो गाइज आप 1 और 3 भी भरते ही नहीं है, तो मैं आपको इसमें 1 और 3 भी के तरीके से बताऊंगा। इसमें गाइज जो आपका पार्ट 1 है, वो आपकी टेबल नंबर 1 से लेके 3B तक कवर करके चलता है। 3B में आपकी जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन जाती हैं, जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि आपका जीएसटीआईएन क्या है, आपका ट्रेड नेम क्या है, आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के भर रहे हो, कंपनी का लीगल नेम क्या है, काइंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपकी जाती है, यानी कि आपके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानता है कि आप हो कौन। अब पार्ट 2 आपका जो कवर अप करता है, वो करता है टेबल 4 एंड टेबल 5 को। तो गाइस इसको अब सबसे पहले आप जब होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्या फाइल करते हो, जीएसटीआर 1 फाइल करते हो फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई। तो ये आपकी जीएसटीआर 1 को कवर अप करता है। जैसे आप उसमें अलग अलग टेबल में B2B, B2C, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आप भरते हो, ये आपको यहाँ पे टेबल ऑफ 4 और 5 में आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि इसमें आपका जो टेबल 4 है, वो आपका वो सप्लाई कवर करके चलती है, आउटवर्ड सप्लाई, जो कि टैक्सेबल है आपकी, जो कि टैक्सेबल है, चाहे आपने इररिस्पेक्टिव हो टैक्स पेड और नॉट, वो आपकी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। सिमिलरली आपकी जो टेबल 5 है, वो आपकी वो आउटवर्ड सप्लाई कवर अप करती है जो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, जीरो रेटेड सप्लाईज हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो आपकी यहाँ पे कवर अप की जाएंगी, या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई भी आपकी यहाँ कवर अप की जाएंगी। तो ये था आपका गाइज पार्ट 2। पार्ट 2 केवल इतना छोटा सा ही था, ये आपका प्योरली प्योरली जीएसटीआर 1 बेस्ड रहेगा, कि जैसे आप जीएसटीआर 1 में B2B हो गया, B2C की डिटेल्स हो गई, एक्सपोर्ट की डिटेल्स हो गई आपकी, या कोई डिम्ड सप्लाई की डिटेल्स हो गई, आपकी एग्जाम सप्लाई की डिटेल्स हो गई, जो आप जीएसटीआर 1 में भरते हो वो वहीं भरी जाएगी। इसमें केवल आपकी जो डॉक्यूमेंट सीरीज है और जो एचएसएन वाइज टेबल है, वो इन्होंने डॉक्यूमेंट सीरीज को नहीं मांगा है, और जो एचएसएन वाइज टेबल है वो इन्होंने एज ए अदर इंफॉर्मेशन लास्ट वाले पार्ट में इन्होंने आपसे मांगा है। आप इसमें गाइज कुछ भी नया नहीं पाएंगे, जो आपने होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 1 और 3 में भरा है, केवल वही डिटेल्स को इन्होंने 9 में समराइज फॉर्म में लेके आए हैं। जस्ट एक आपकी पूरी होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को एक कंसोलिडेट वर्जन है 1 और 3B का ये, कि इसमें दो दो डिटेल्स हैं। अब हम पार्ट जो 3 है इसका, हालांकि जो इसकी ये आपका पार्ट 3 ऐसे लिखा जाएगा, मैं एक जस्ट फॉर इजीएस्ट और सिंप्लीफाइड में आपका पार्ट
वन और टू ऐसे लिख रहा था, बट इट्स अ राइट वे फॉर द करेक्ट रिटर्न डाउन हेयर। तो ये आपका गाइज टेबल नंबर 6 से लेके आपकी टेबल नंबर 8 तक कवर अप करता है। टेबल 6 से 8 में आप देखोगे जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर आईटीसी अवेल किया है, आईटीसी अवेल्ड किया है, आईटीसी अवेल्ड आप कहाँ करते हो, 3B में अवेल करते हो। तो ये 3B में कौन सी टेबल होती है, टेबल नंबर 4 उसमें आपकी कैप्चर होती है, जहां से आपकी डिटेल यहाँ पिक होती है। जैसे आप उसमें ऑल अदर आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो आपके ग्राउंड्स हैं, वही सेम ग्राउंड्स आपके यहाँ भी रिपोर्ट किए जाएंगे। तो इसमें भी कोई आपको नया पॉइंट नहीं है, जस्ट एक दो स्मॉल स्मॉल नए पॉइंट्स आएंगे, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि वो पॉइंट, नए पॉइंट्स क्या मिलेंगे। टेबल 7 में आपकी आईटीसी रिवर्सल्स की डिटेल जाएगी। ये भी आपके, आपकी जो टेबल 4 है उसके आपके वहां पे कितने पार्ट्स किए गए हैं, कोई बता सकता है वहां पे, ये आपकी कौन से पार्ट में कैप्चर होती है, ये आपके पार्ट बी में कैप्चर होती है, टेबल 4 के पार्ट बी में कैप्चर होती है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आईटीसी अवेल की डिटेल दी जाती है, सेकंड पार्ट में आईटीसी आपकी रिवर्सल की डिटेल दी जाती है। तो इसमें भी आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड होंगे, जैसे रूल 42 का ग्राउंड मिलेगा, रूल 43 का मिलेगा, जो हम कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करते हैं, या 17(5) के लिए हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको वहां पे ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं गाइड, जब हम जीएसटीआर 3B भरते हैं तो आप सबको पता है कि हम इसे जीएसटीआर 2B से रिकनसाइल करके, हम जो भी रिकनसाइल्ड हो जाता है वो हम क्रेडिट लेते हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्या वेरिफिकेशन का सोर्स होता है, तो इसके लिए जो आपका हिडन जो वर्किंग थी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, तो इन्होंने यहाँ पे वो ओपनली आपसे मांग लिया है। तो यहाँ पे आपकी जीएसटीआर 2A के बेसिस पे जाएगी, 2B के बेसिस पे नहीं जाएगी। ये आप ध्यान देना यहाँ पे स्पेसिफिकली गाइस। 2A और 2B में केवल इतना फर्क है कि ये जो 2A होता है वो इनवॉइस डेट के बेस पे जनरेट होता है, और जो 2B होता है वो आपका फाइलिंग डेट के बेस पे, फाइलिंग डेट जो सप्लायर ने आपकी जीएसटी 1 फाइल कब की है उसके बेस पे आपका 2B जनरेट होगा। तो ये आपका पार्ट 3 था यहाँ तक। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट के लिए मायने रखता है, वो रखता है कि टैक्स, आपकी कितनी लायबिलिटी थी आपकी, वर्सेस आपने कितना टैक्स पे किया, और टैक्स पे में भी आपने कितना कैश के थ्रू किया, कितना एंड कितना बाय आईटीसी आपने पे किया। तो दिस इज इन योर पार्ट 4 ऑफ जीएसटीआर 9। पार्ट 5 में क्या था गाइस, जो कि हमने जो करंट फाइनेंशियल ईयर की कोई आउटवर्ड या कोई इनवर्ड सप्लाई हमने डिक्लेयर करी है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 3B में, वो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करके चलेंगे। तो गाइज ये अपनी, जैसे कि आपकी टेबल 6, 7, 8 कवर करके चल रहा था, तो ये आपकी गाइज टेबल कौन सी कवर अप करेगा, टेबल 8 के बाद क्या आता है, टेबल नंबर 9 आपके कवर अप करके चलेगा। इसी तरीके से आपका ये आपका टेबल कवर अप करके चलेगा, टेबल नंबर 10 और 11 आपका आउटवर्ड के लिए है, और टेबल जो आपकी है 12 एंड 13 वो आपकी इनवर्ड से रिलेटेड है, और टेबल नंबर जो 14 है वो आपने टेबल 10 और 11 के रेस्पेक्ट में कितना टैक्स पे किया है उसकी डिटेल जाएगी। अब इसके बाद आपका लास्ट और अंतिम पार्ट आता है, पार्ट 6, जिसमें आपकी अदर इंफॉर्मेशन को इन्होंने कैच किया है। अदर इंफॉर्मेशन में आपकी टेबल नंबर 15 से लेकर टेबल नंबर 19 तक कैच होती है। इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसका ना बताने का रीजन आप पार्ट 2 में देखोगे। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। इसमें मैं आपको बस एक स्पेसिफिक टेबल बता देता हूँ जो कि आपके लिए मैंडेटरी है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, वो है एचएसएन की आउटवर्ड डिटेल्स, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये आपकी टेबल मैंडेटरी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 कि इसमें आपको ये डिटेल भरनी है।
तो गाइज ये था आपका कंप्लीट अबाउट GSTR 9। आपकी ये डिटेल भरने के बाद आपने इसमें कुछ भी नया नहीं देखा होगा, केवल 1 और 3B का आपने इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा है कि 1 और 3B को इसमें आपका कंपाइल अप किया गया है। तो गाइज इसके बाद हम लोग चलते हैं GSTR 9C के लिए। जो 9C है, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। GSTR 9C हमने पढ़ा होगा गाइज, ये हमारा 9 था, हम इसको बंद कर देते हैं। हम 9 को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म 9C है। तो गाइज ये जो हमारा फॉर्म 9C है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसके भी गाइज जैसे आपके पार्ट 9 के लिए थे, सेम पार्ट इसके हैं। इसके टोटल 5 पार्ट्स में इसको कवर अप किया गया है। जैसे कि 9 में कवर अप किया गया था, इसमें आपका पार्ट 1 में वही बेसिक डिटेल्स आती है जो 9 में जाती है। मैं आपको बस नीचे आने से पहले बता देता हूँ कि ये एक हमारी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलेशन मांगी जाएगी, आउटवर्ड की भी और इनवर्ड की भी। तो आप देखोगे जो पार्ट 2 है, इसमें आपकी रिकंसिलेशन मांगी गई है आउटवर्ड पार्ट की, टेबल 5 में। और टेबल 7 में आपकी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल को बाइफरकेट किया गया है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है रेट वाइज टैक्स लायबिलिटी आपसे की गई है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, अब आपका पार्ट नंबर 4, उसमें आपका इनवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल के आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलेशन मांगा गया है। तो ये था गाइज आपके इसमें जो 4 पार्ट जो आपके 21-22 के लिए रेलिवेंट थे। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, ये एडिशनल लायबिलिटी की बात करता है ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन, या कोई आपका रिकंसिल नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे रेट वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दे सकते हो कि जो आप पे कर रहे हो वो यहाँ पे आपकी वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी। तो गाइज ये था हमारा 9C का। तो 9C को मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमारी समरी नोट है, ये है गाइज हमारा GSTR 9C की समरी। GSTR 9C की समरी गाइज हमें क्या बता रही है इसमें, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं। हमारे पास इसके 5 पार्ट्स हैं। और टोटल टेबल कितनी है, टोटल टेबल तो हमने देखा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं टोटल टेबल हमारी गाइज कितनी हुई इसमें। 16 टेबल हुई। और पार्ट 5 के लिए हमें कोई भी टेबल नंबर इसमें नहीं दिया गया है। तो हमारी कितनी टेबल हो गई इसमें, टोटल 16 टेबल हो गई। ठीक है गाइज। तो इसमें वही हम पार्ट वाइज यदि डिस्कस करें तो पार्ट 1 है वो अगेन टेबल 1 2 3 भी कवर करता है, जो कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी कवर अप करके चलता है। जो पार्ट 2 है आपका, वो आपका क्या बताता है, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई के साथ विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलेशन मांगता है। यानी कि मैं बोलूं तो आउटवर्ड सप्लाई वर्सेस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 9C का मतलब ही क्या है, पर्पज ही क्या था हमारा, आपको पता ही है। ये है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही इसका हमारा पर्पज है। अब हम इसमें पार्ट 2 में मैं आपको बता देता हूँ एक स्पेसिफिक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना भी। इसमें टेबल 5 एंड 6 है गाइस, और एक है आपकी टेबल नंबर 7 एंड टेबल नंबर 8। टेबल 5 और 6 में गाइज आप टोटल रिकंसिलेशन करोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो टर्नओवर आपकी टैक्सेबल है या फिर आपकी एग्जेम्प्ट है। और टेबल नंबर 7 और 8 में आपकी जो एग्जेम्प्ट की डिटेल है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, वो आपकी रिड्यूस करके आपकी टैक्सेबल टर्नओवर तक रीच आउट किया जाएगा। टैक्सेबल टर्नओवर आपकी यहाँ पे डेराइव की जाएगी।
और टेबल 6 और 8 एक जस्ट फॉर रीजन्स के लिए, आपके कोई डिफरेंसेस है तो वहां पे आप रीजन प्लॉट कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। आपका टेबल 5 में जैसे कि कोई डिफरेंस आया तो उस डिफरेंसेस का क्या रीजन है, टेबल 6 में जाएगा। सिमिलरली आपका कोई टेबल 7 में डिफरेंस आता था, आप टेबल 8 में यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। हम आते हैं गाइज, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में आपका इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी की जो पार्ट 3 में, सॉरी, आपका रेट वाइज टैक्स का ब्रेकअप आप इसमें डाल सकते हो। आउटवर्ड का, आउटवर्ड सप्लाई का जो आपका इसमें ब्रेकअप था, प्लस इनवर्ड सप्लाई का आरसीएम वाला, इसमें आपसे रेट वाइज टैक्स ब्रेकअप मांगा गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। इसका भी इन्होंने साथ में रिकंसाइल किया है, रिकंसाइल्ड विद GSTR 9। यानी कि जो आपने ऊपर टैक्स बल वैल्यू डिक्लेयर करी है उसके कोरस्पॉन्डिंग टैक्सेबल वैल्यू किस किस टैक्स रेट ब्रैकेट में कवर अप होती है, उसका ब्रेकअप के साथ इन्होंने उसको आपका GST 9 में जो आपने टैक्स पेड किया है उसके थ्रू आपका कंपैरिजन यहाँ पे किया। इसमें आपको सब कुछ रिकंसिलिएशन के तरीके से ही मिलेगा, इसमें कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है, जस्ट जो आपको डिक्लेयर करते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ कि आपको हर जगह पे रिकंसाइल करते हुए फिगरों को चलना है। पार्ट 4 में आपको आईटीसी रिकंसाइल करना है। ये सर को नहीं, विंडो ओपन हो गई है। पार्ट 4 में आपको आईटीसी अवेल्ड जो किया है, जो आपने 9 में डिक्लेयर किया है एंड डिक्लेयर्ड इन GSTR 9 में, वर्सेस आपका बुक में कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका वो हो जाएगी। और इसकी आपकी टेबल कवर अप होती है टेबल नंबर 12 से लेके टेबल नंबर, इस पार्ट के अंदर टेबल नंबर 16 तक कवर होती है। तो आपके लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 12 जानना जरूरी है, जिसमें आपने आईटीसी एज पर बुक्स कितना था और कितना आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल्ड किया और कितना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपने परटेनिंग अवेल्ड किया इन करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो वो आपकी डिटेल्स के साथ आपका इस तरीके से आपका रिकंसिलेशन इसमें आपका बनेगा। तो गाइस पार्ट 5 आपको जो भी आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी है जो नॉन रिकंसिलेशन की वजह से, वो आपकी भरी जाएगी। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट 9 और 9C के बारे में। जस्ट एक हम इसका रिकैप ले लेते हैं। तो गाइज 9 और 9C से सेक्शन 44 एंड रूल 80 डील करता है। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, किन को छोड़ के, 5+1 को छोड़ के, ये आपकी हर एक बंदे को 9 9C भरनी रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक 9 को हम एनुअल रिटर्न भी बोल सकते हैं और 9C को हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल आपकी की जाएगी। इसकी ड्यू डेट क्या होगी फॉर फाइलिंग के लिए, इसकी ड्यू डेट होगी आपकी 31 दिसंबर 2022 फॉर फाइनेंशियल 21-22। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि जो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बेस्ड एक्सेप्शन दी गई है, 9 के लिए 2 करोड़ की है और 9C के लिए आपकी 5 करोड़ तक की लिमिट दी गई है। इसके बाद हमने 9 में पढ़ा कि 9 में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 19 टेबल्स हैं। ये आपका 1 और 3 को दोनों को कंसोलिडेट किया गया है पूरे साल में। जैसे आप GSTR 1 में B2B B2C एग्जाम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट जो आप डिक्लेयर करते हो, वो आपके यहाँ पे टेबल 4 और 5 में सेपरेटली कैप्चर किया गया है। टेबल 6 और 8 में जो आप 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हो, वो डिटेल आपसे पूछी गई है। जो आपने 3B में टैक्स पे किया है उसके साथ आपकी डिटेल मांगी गई है यहाँ पे। और जो भी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इम्पैक्ट लिया है उसकी डिटेल आपकी पार्ट 5 में कैप्चर की गई है। और लास्ट आपकी टेबल 17 जो आपके लिए भरना मैंडेटरी है 9 में, एचएस एंड आउटवर्ड डिटेल्स, जो आप GSTR 1 में भी जो आप भरते हो। अब यहाँ पे 9C है, 9C का पर्पज रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है। तो इसलिए आपका आउटवर्ड के साथ, आउटवर्ड सप्लाई जो आपने 9 में डिक्लेयर करी है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ
इनवर्ट सप्लाई जो आपने उसमें डिक्लेयर करी है उसका आपसे मांगा गया है। तो ये था हमारा गाइस 9 और 9C के बारे में कंप्लीट स्नैपशॉट। थैंक यू। ये जो आपकी ये है मैं आपका इसमें अपलोड कर दूंगा साथ में ही। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर पेशेंस। तो आप इसमें सेकंड पार्ट में भी आप हमारे साथ बने रहना।